आज बच्चों सामाजिक की क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण पढ़ाएंगे। मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मन, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैटनों में बटे हुए थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। इन इलाकों की न कोई सामूहिक पहचान और न ही समान संस्कृति थी। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातियों के समूहों के सदस्य थे। और समाज इस तरह से सामूहिक पहचान यानी संस्कृति, अलग अलग भाषा, विभिन्न जातियों के समूहों में बटा हुआ था। तो उस समय का समाज था, उसकी सामूहिक पहचान क्या थी? जो संस्कृति अलग थी, अलग अलग भाषा, विभिन्न जाति समूह। उदाहरण, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य। कई क्षेत्रों जैसे एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड, इन इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। और इसी साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया इतालवी भाषी थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे और बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से अलग अलग भाषाएं ये लोग बोलते थे। ऐसा फ़र्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला था, यानी अलग अलग उनमें भिन्नताएं थीं, तो ये राजनीतिक एकता को बढ़ावा नहीं दे रहा था। जो राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे आया? कुलीनबर्ग, उस समय का कुलीनबर्ग ये सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक था और यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। मगर यह शक्तिशाली कुलीनबर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिमी यूरोप में जर्मन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे और पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि जागीरदारों में बटी हुई थी और भूदास खेती किया करते थे। नए मध्यम वर्ग का अस्तित्व, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और फ्रांस और जर्मनी में 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। तो इस प्रकार से समूह जैसे श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग में आते थे उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र के लोग और शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग। इनके विचार काफ़ी मिलते थे और इन्हीं के विचारों से राष्ट्रीय एकता का विचार सामने आया वो और लोकप्रिय हुआ। उदारवादी राष्ट्रवाद, यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार आया। ये विचार था उदारवादी। उदार यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी, यानी हम राजतंत्र से मुक्त हो जाएंगे तो आज़ाद हो जाएंगे, ऐसा नागरिकों की सोच थी, लोगों की सोच थी। और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो जाएगी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकारों का पक्षधर था, लेकिन उस समय मत देने का अधिकार सबको नहीं मिला हुआ था।
केवल जो संपत्तिवान पुरुष थे उन्हीं को मिला हुआ था। जिनके पास संपत्ति नहीं थी ना उन पुरुषों को मिला था और ना ही महिलाओं को मिला था। इस तरह से समाज के एक छोटे से वर्ग को ही मत देने का अधिकार मिला था। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद शुरू हुआ और ये रूढ़िवाद पुराने ढंग के ही सरकारों के विचार में था। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं और रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, इनको बना करके रखना चाहिए। लेकिन अधिकतर क्रांतिकारी लोग फ्रांसीसी क्रांति के पहले के दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि मतलब परिवर्तन तो हो लेकिन उतना ज़्यादा ना हो। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं और उन्होंने गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। काहे के लिए कि राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया मुद्दा भी था कि प्रेस की आज़ादी मिलनी चाहिए। अब क्रांतिकारी हुए और इन क्रांतिकारियों में ज्यूसेपी मैत्सनी का नाम ज़्यादा सामने आया। इनकी जीवनी थोड़ी सी इस तरह से है। ज्यूसेपी मैत्सनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, लेकिन लिगुरिया में क्रांति के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया। इसके बाद उसने 2 संगठन बनाए। पहला संगठन मार्सेई में यंग इटली का और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिनके सदस्य बाद में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा भी बन गए। मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था और उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। और उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन बनाए गए। तो बेटा यहाँ इतना ही बताना है और ये 2 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को जितना मैंने ये पढ़ाया इससे सॉल्व करना है। ये इन प्रश्नों के उत्तर इन्हीं के अंदर है। थैंक यू। आज बच्चों सामाजिक की क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण पढ़ाएंगे। मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र-राज नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मन, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। इन इलाकों की न कोई सामूहिक पहचान और न ही समान संस्कृति थी। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातियों के समूहों के सदस्य थे। और समाज इस तरह से सामूहिक पहचान यानी संस्कृति, अलग अलग भाषा, विभिन्न जातियों के समूहों में बटा हुआ था। तो उस समय का समाज था, उसकी सामूहिक पहचान क्या थी? जो संस्कृति अलग थी, अलग अलग भाषा, विभिन्न जाति समूह। उदाहरण, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य। कई क्षेत्रों जैसे एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड, इन इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था।
जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे और इसी साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया इतालवी भाषी थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे और बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से अलग अलग भाषाएं ये लोग बोलते थे। ऐसा फ़र्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला था, यानी अलग अलग उनमें भिन्नताएं थीं, तो ये राजनीतिक एकता को बढ़ावा नहीं दे रहा था। जो राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे आया? कुलीन वर्ग, उस समय का कुलीन वर्ग ये सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक था और यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिमी यूरोप में जर्मन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे और पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि जागीरदारों में बटी हुई थी और भूदास खेती किया करते थे। नए मध्यम वर्ग का अस्तित्व, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और फ्रांस और जर्मनी में 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। तो इस प्रकार से समूह जैसे श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग में आते थे उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र के लोग और शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग। इनके विचार काफ़ी मिलते थे और इन्हीं के विचारों से राष्ट्रीय एकता का विचार सामने आया वो और लोकप्रिय हुआ। उदारवादी राष्ट्रवाद, यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार आया। ये विचार था उदारवादी। उदार यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी, यानी हम राजतंत्र से मुक्त हो जाएंगे तो आज़ाद हो जाएंगे, ऐसा नागरिकों की सोच थी, लोगों की सोच थी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो जाएगी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकारों का पक्षधर था, लेकिन उस समय मत देने का अधिकार सबको नहीं मिला हुआ था। केवल जो संपत्तिवान पुरुष थे उन्हीं को मिला हुआ था। जिनके पास संपत्ति नहीं थी, ना उन पुरुषों को मिला था और ना ही महिलाओं को मिला था। इस तरह से समाज के एक छोटे से वर्ग को ही मत देने का अधिकार मिला था। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद शुरू हुआ और ये रूढ़िवाद पुराने ढंग के ही सरकारों के विचार में था। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं और रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, इनको बना करके रखना चाहिए। लेकिन अधिकतर क्रांतिकारी लोग फ्रांसीसी क्रांति के पहले के दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि मतलब परिवर्तन तो हो लेकिन उतना ज़्यादा ना हो। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं और उन्होंने गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। काहे के लिए कि राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया मुद्दा भी था कि प्रेस की आज़ादी मिलनी चाहिए। अब क्रांतिकारी हुए और इन क्रांतिकारियों में
ज्यूसेपी मैत्सनी का नाम ज़्यादा सामने आया। इनकी जीवनी थोड़ी सी इस तरह से है। ज्यूसेपी मैत्सनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, लेकिन लिगुरिया में क्रांति के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया। इसके बाद उसने 2 संगठन बनाए। पहला संगठन मार्सेई में यंग इटली का और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिनके सदस्य बाद में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा भी बन गए। मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था और उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। और उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन बनाए गए। तो बेटा यहाँ इतना ही बताना है और ये 2 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को जितना मैंने ये पढ़ाया इससे सॉल्व करना है। ये इन प्रश्नों के उत्तर इन्हीं के अंदर है। थैंक यू।